तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मेरे हिसाब से तो अच्छे ही होंगे, पढ़ रहे होंगे। सैटरडे का दिन है आज, लेक्चर संडे को मिलेगा आपको। आप देख लीजिए तो आप ही अब हम डायरेक्ट एक या दो टॉपिक बचे हैं खाली बस। एक हाइपरटेंशन का है जिसको इस लेक्चर में कवर कर रहा हूँ मैं। एक हमारा हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है, वो भी हम आज ही कवर कर देंगे। उसके बाद ये हमारा सेक्शन है कार्डियोलॉजी का, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी बहुत अनाटमी वगैरह बची है, वो अनाटमी के सेकेंड सेक्शन है। अनाटमी सेक्शन अपने आप में अलग चल रहा है, जो कि एक तरीके से इंटीरियर था, जिसमें हमने पैथोलॉजी की चर्चा करी, जिसमें हमने एक तरीके से मेडिसिन की चर्चा करी, हमने एक तरीके से चर्चा करी, एक तरीके से हमारे एक तरीके से जो फार्माकोलॉजिकल एक्सपर्ट की चर्चा करी एक तरीके मेन, तो वो सारे के सारे एक तरीके से कवर हो जाएंगे। जो लास्ट लेक्चर होगा हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के संग ये, तो यदि आपने पढ़ाना शुरू नहीं किया है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए फटाफट। तो पहला जो टॉपिक मैं बात करने चला हूँ हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन के केस में मेन मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, ये चीज़ ध्यान रखें। मैं बातचीत करूँगा एक तरीके से बीपी के बारे में। उसके अलावा बात करूँगा एक तरीके से जो इसके ट्रीटमेंट के बारे में एक तरीके से मेन, और इसके थोड़े बहुत कॉजेज के बारे में हम जानेंगे एक तरीके से। ये थोड़ा बहुत अभी आपका बाय बाय रहे मेडिसिन के एक्सपर्ट की बात करूँ तो मेडिसिन के एक्सपर्ट से हाइपरटेंशन यदि किसी पेशेंट को निकला तो क्या क्या वाइवा में पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके आधार पर वाइवा में वो कॉम्प्लिकेशन नहीं पूछेगा। कॉम्प्लिकेशन तो सब्सिक्वेंट सेक्शन में किडनी का डिजीज हो तो किडनी को, हाँ उसके साथ हाइपरटेंशन का उस पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन बिल्डअप हो रही हो तब हम उसकी बात करेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बात करेंगे नहीं, सब्सिक्वेंट सेक्शन में बात करेंगे। इस लेक्चर में बात नहीं करूँगा ये चीज़ें। तो इस लेक्चर में कोर हमारा इंटरेस्ट रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो रहेगा हमारा हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन के केस में सबसे पहले बात पता होना चाहिए कि नॉर्मल बीपी की रेंज भी हाइपरटेंशन लगा सकते हैं। तो नॉर्मल बीपी के रेंज के लिए एक नया अपडेट आया है, जिसमें एक तरीके से हम एक तरीके से पहले 120 तक बिल्कुल नॉर्मल है, अब 130 तक नॉर्मल मानते हैं। एक तरीके से पुराना ही एक तरीके से ही करता है, 110 से लेकर 130 तक नॉर्मल बीपी माना जाता है। ये और उसके अलावा प्री हाइपरटेंसिव कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे 130 से लेकर 140 तक, यदि हम सिस्टोलिक के केस में बात करके चलें। और उसके अलावा उसके बाद में बात करें डायस्टोलिक में 80 से 90 के बीच में, ये क्या रहता है हमारा प्री हाइपरटेंसिव। फिर हम आते हैं हाइपरटेंसिव स्टेज 1। ये अब इसमें जैसे नया अपडेट है उसमें तो स्टेज 1 में 130 से उसको डाल रखा है, फिर भी आप जान सकते हैं। ये पुराने ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही लगता है मुझे तो ये एक तरीके से हाइपरटेंसिव स्टेज 1, जिसमें एक तरीके से 140 से ऊपर आ गया, लेकिन वो कितने से 160 से नीचे तक है। हाँ, तो उसे आ गया हाइपरटेंसिव स्टेज 1। हाइपरटेंसिव स्टेज 2 कौन सी होती है, इसमें 60 से तो ऊपर है लेकिन वो 180 से नीचे है। 180 से ऊपर क्या कहेंगे हम उसे, 180 से ऊपर हम उसे क्या कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और यदि 200 से ऊपर हो तो उसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कह देते हैं। तो ये सारे के सारे लेवल आपको पता होने चाहिए। इसके उधर की साइड 100 से ऊपर होते ही हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में डाल देते हैं। यदि डायस्टोलिक बात कीजिए ना, में एक जो चीज़ पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है वो आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के होता है सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो उसके इसमें जो शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है 140 से ऊपर हम हाइपरटेंशन मान सकते हैं, तो सिस्टोलिक बीपी 140 से ऊपर रहेगा। लेकिन हम 90 से ऊपर पर डिस्टोलिक डायस्टोलिक की इसमें हाई बीपी मान देते हैं, लेकिन इसमें 90 से कम पे रहेगा। अच्छा भले पी हाइपरटेंशन में तो है ही है, लेकिन हम वो उसको क्या है कि इस तरीके से क्राइटेरिया हाइपरटेंशन का फॉलो नहीं कर रहा है, तरीके से डायस्टोलिक भी सिस्टोलिक बीपी फॉलो कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये बीपी की बात करें तो नॉर्मल जो बीपी होता है उसमें क्या है एक तरीके से फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जो बीपी सबसे लोएस्ट रहता है वो एक तरीके से 4 से 6 के टाइम रहता है, वो काफ़ी आता है 100 के उठे होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रहता है वो एक तरीके से 12 बजे के आसपास रहता है, वो तब तक आदमी काफ़ी सारी एक्टिविटी कर चुका होता है। ये तो अब हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की कॉज के बारे में। हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, इस तरीके से प्राइमरी कॉज रहता है इडियोपैथिक। क्यों? क्योंकि इस तरीके हमें पता नहीं होता लिटरली हाइपरटेंशन किस कारण से है। तो प्राइमरी कॉज जब 95% केस में इसे इडियोपैथिक रहेगा। और यदि बात करके चलें बच्चे को जो 5% में क्या रहेगा हमारा सेकेंडरी कॉज, और कुछ से केस में हमको कॉन्जेनिटल कॉज भी देखने को मिल सकता है। यदि सेकेंडरी कॉज में बात की चले तो मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो रहता है हमारा रीनल पेरेन्काइमा डिजीज, जिसमें आ जाती है हमारी जैसे ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हुआ,
पायलोनेफ्राइटिस हुआ, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हुई, उसके अलावा रीनल वैस्कुलर डिजीज हुई। यदि मतलब क्या कहते हैं, रीनल वैस्कुलर डिजीज के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए पॉइंट, थोड़ा सा मैं भी लिखूंगा इसको। रीनल वैस्कुलर डिजीज के लिए जो हमारा पॉइंट है कि यदि वो ओल्ड एज में है तो एक तरीके से क्या मतलब होता है, एक तरीके से एथेरोमा बनते हैं, और यदि एक तरीके से यंग में है तो एक तरीके से फाइब्रो वैस्कुलर डिस्प्लेसिया। ये तो इसमें क्या कहते हैं, लिख सकते हैं रीनो, लिख लेंगे बाद में। तो रीनल वैस्कुलर के लिए क्या कहता है, एथेरोमा शब्द यूज कहते हैं, एथेरोमा, एथेरोमा। और फाइबर वैस्कुलर डिस्प्लेसिया यंग फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और बात करके चलें और क्या कोज रहते हैं, तो और जो कोज रहते हैं एक तरीके से हाइपरथायरॉयडिज्म में काफ़ी प्रोमिनेंट कोज माना जाता है। उसके अलावा जितने भी एल्डोस्टेरोन के लेवल है, जैसे हमारे कोशिंग सिंड्रोम हुआ या कौन सी डिजीज है हमारा, एक तरीके से उसमें भी एक तरीके से क्या होता है, हमारा सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ता है। एक बार रीनल डिजीज में तो बता दें, प्री रीनल डिजीज तो बता दी। उसके अलावा क्या कहते हैं, हमारा हाइपर एल्डोस्टेरोनिमिया, तो कौन सी डिजीज हो जाएगा। और उसके अलावा कहते हैं एक्रोमेगेली, जैसे ग्रोथ फैक्टर का हाई होना भी बढ़ा देता है। हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ, उसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी आ जाता है। और उसके अलावा फियोक्रोमोसाइटोमा एक बहुत कॉमन कोज माना जाता है, किसका, एक तरीके से हमारे इसका हमारे हाइपरटेंशन का। तो सेकेंडरी कॉज में एक तरीके से क्या है, रीनल वाला रहता है। एक होता है हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा, भी काफ़ी कॉमन कोज माना जाता है यदि आप सेकेंडरी लेवल पे बात कर रहे हैं। कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में स्क्लेरोडर्मा वगैरह में भी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन जो उसमें पता होना चाहिए कि ज़्यादातर आप कह देते हैं कि फैमिली हिस्ट्री चेक करते थे। मैं इतनी मेडिसिन के वाइवा के लिए सबसे बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर फैमिली हिस्ट्री चेक करते हैं कि किसी और को हाइपरटेंशन नहीं है, तो फैमिली हिस्ट्री में गले में निकल जाता है। तो उसके आधार पर हम बता देते थे कि ये फैमिलियल कारण रहा होगा। तो वो सीधे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे कि वो फैमिलियल कारण क्या थे जिसके कारण हाइपरटेंशन रही। वहीं पे हमारे बोलती बनती जाती, क्योंकि हम ये तो सोच लेते हैं कि फैमिली के कारण ट्रांसमिशन हो जाता है इस तरीके से उसका, तरीके से हाइपरटेंशन का, लेकिन वो जानते नहीं कि फैमिली में भी क्या कारण था। हम ये XY म्यूटेशन तो नहीं बोलेंगे, जो मेन इसके कारण रहते हैं वो 2-4 सिंड्रोम रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑटोसोमल रिसेसिव और इस तरीके से ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली। ऑटोसोमल रिसेसिव में आ जाता है एड्रिनल हाइपोप्लेजिया के लिए बात कर सकते हैं। तो माना 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। तो 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, हमारा एल्डोस्टेरोन का जो डाइजेशन हो जाता है इस तरीके से कम हो जाता है, जिसके कारण एंडोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ जाता है। एल्डोस्टेरोन के लिए मैं एक और बता दूँ, रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन जो शब्द यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर एल्डोस्टेरोन के कारण आती है, जब हम ज़्यादा बात करेंगे तब करेंगे सी। तो ये तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिया के साथ 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी के कारण है। उसके अलावा कहते हैं 7 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी करता है। कार्टिसोल का जो पाचन होता है वो डाइजेशन होता है वो कम हो जाता है, डिग्रेडेशन कार्टिसोल का लेवल बढ़ता है। इसमें होता है जो एक तरीके से सिम्टम आ रहा है इस तरीके से होता है कुशिंग डिजीज का, वो वाला देखने को मिलता है, जिसके कारण भी आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। ये फिर हम और कुछ कंडीशन की बात करके चले तो उसमें आती है हमारी फियोक्रोमोसाइटोमा। ये भी एक तरीके से जेनेटिकली ट्रांसमिशन होने वाली डिजीज है। बाकी की ये आपसे कभी नहीं पूछेगा क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को पता रहते हैं। मेन जब पूछेगा आपसे एक तरीके से ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि ये तो ज़्यादातर ऑटोसोमल रिसेसिव है, ट्रांसमिशन होने की संभावना कम रहती है। यदि कि एक सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से मैं काफ़ी संभावना है कि वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट हो। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो यूज किया जाता है वो देख सकते हैं लीडर सिंड्रोम। लीडर सिंड्रोम के बारे में आपको बस ये पता होना चाहिए क्या कि इस तरीके से इसमें हाइपर कैलेमिक एल्कोलोसिस देखने को मिलता है। ये है सीधे नाम याद रख लीजिए, ज़्यादा कुछ याद नहीं रहते हैं इसमें। एक तो लीडर सिंड्रोम होता है इस तरीके से, एक होता है हमको गॉर्डन सिंड्रोम। गॉर्डन सिंड्रोम में क्या होता है, इस तरीके से गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है इस तरीके से सोडियम कैल्शियम चैनल का ये। और एक होती है हमारी तीसरी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब फियोक्रोमोसाइटोमा भी एक तरीके से डोमिनेट में आता है। तो 4 या 5 डिजीज याद रखते हैं, मेन तो 4 डिजीज तो आपको याद रखनी है, फियोक्रोमोसाइटोमा, गॉर्डन सिंड्रोम, लीडर सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और एक तरीके से हमारे आते हैं 2 जो एक तरीके से हमने एड्रिनल हाइपोप्लेजिया के लिए पूछे थे, एक तरीके 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, जिसके कारण क्या होता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिमिया डेवलप होता है। और इस तरीके से इसमें 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी के कारण क्या है हाइपर कोर्टिसोलिनीमिया डेवलप होता है। ये
इस प्रकार हमारे एक तरीके से कॉजेज की बात हो गई, जितने भी हम हाइपरटेंशन के लिए यूजुअली प्रयोग करते हैं। डिटेल में नहीं जान रहे, डिटेल की जब हम करेंगे तो वो सब्सिक्वेंट सेक्शन रहेगा। मेन जो बात कर रहे हैं इस तरीके से ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं और प्रिवेंशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। प्रिवेंट जो एक तरीके से काफ़ी बार जो उसके रिस्क फैक्टर जो होते हैं उसमें लिया जाता है। इस तरीके से आदमी की डाइट वगैरह बहुत बेकार है, वेट वगैरह काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो जितना आदमी वेट लॉस करता है, इस तरीके मान के वेट लॉस जो होता है इस तरीके से मोस्ट इफेक्टिव मॉडिफिकेशन होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो मेन का शब्द यूज़ किया जाता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, लेकिन क्या मॉडिफिकेशन करना है ये हम बात कर रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में यदि आदमी वेट लॉस कर लेता है यदि, और अपने BMI को नॉर्मल लेवल पे ले आता है ये, तो उसका क्या है कि एक तरीके से मैं वैसे चलूँ उसका 10 से लेकर 20 तक हमारा हाइपर जो ब्लड प्रेशर mmHg ब्लड प्रेशर है हर 10 किलो पे कम होगा। मान के चलिए यदि किसी का वजन बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरा वजन ज़्यादा है, तो मेरे केस में हल्की मेरी हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर तो जरूर है। मान के चले हाइपरटेंशन डेवलप हो जाए तो वो इस तरीके से यदि वो 10 किलो वजन कम करता है तो उसमें कम से कम 5 से लेकर 20 तक, मतलब डिपेंड करता है पर्सन पे, तो 5 से लेकर 20 तक जो BP है, हाई BP वो कम हो सकता है खाली उसके वेट लॉस करने का। मेडिसिन की बात नहीं कर रहा कि बिना मेडिसिन लिए वेट लॉस होता है, कब वो BP लॉस होता है यदि वो खाली वेट लॉस कर दे। दूसरा शब्द यूज किया जाता है वो डैश डाइट है। काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब भी आप PSM एक्सपर्ट से पढ़ रहे हैं टॉपिक को। तो डैश डाइट क्या होती है? तो डैश डाइट का मतलब है डाइटरी अप्रोच टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो डाइटरी अप्रोच टू कंट्रोल हाइपरटेंशन में क्या आता है? तो पहली बात तो ये आती है, एक तरीके से आपको सॉल्ट इंटेक है वो इतने से कम करना होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपको फैट इंटेक भी कम करना पड़ेगा, वही हाइपरटेंशन उससे वेट गेन से लगा सकते था। और उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपनी डाइट है उसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स है वो बढ़ाने होंगे। ये ठीक है, ये चीज़ करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये चीज़ आती है हमारी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये क्या मेन से क्या करने का करता है, यदि आप ये काम करते हैं तो आपका 8 से लेकर 14 BP कब कम हो सकता है। मान के चलो सॉल्ट इंटेक लो कर दे, जो नॉर्मल रेंज से 5 ग्राम पर डे से उसे कम कर दें तो BP जो वगैरह उसकी कम होने की संभावना है। क्योंकि सॉल्ट वास भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सोडियम होगा उतना ज़्यादा वाटर होगा, और जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ज़्यादा इतनी ब्लड वॉल्यूम और हाइपरटेंशन है ये। फिर हम बात करते हैं इतनी एक्सरसाइज की। यदि आप 3 से 30 मिनट हर डेली एक्सरसाइज करते हैं तो 4 से लेकर 9 जो mmHg ब्लड प्रेशर को घटा सकता है, फिर नॉर्मल रेंज में ला सकता है। उसके अलावा क्या डाइटरी सोडियम के लिए बातचीत करी तो डाइटरी सोडियम का इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर भी रहता है। यदि मान की तरह आपने 6 ग्राम पर डे से भी कम कर दिया डाइट उसका, जो नॉर्मल जैसे 5 ग्राम की लिमिट रही जाती है 6 ग्राम में दे रखी है कुछ जगह, उससे कभी कम कर देते हैं तरीके से खाली उसके इंडिविजुअल इफेक्ट से आपको 2 से लेकर 8 तक आपका जो BP है वो कम हो सकता है। उसके अलावा यदि आपने अल्कोहल इंटेक कम कर दिया, सिंपल सी बात है, आपने दो जितनी ले रहे हैं उसमें से काफ़ी बार बहुत ज़्यादा पीते 10 4-5 पी जाते ड्रिंक, तो 1 या 2 भी कम कर दिए, उसका भी आपको सिग्निफिकेंट इंटेक है वो देखने को मिलेगा। मेन जो मेरा उद्देश्य है वो इस तरीके से आपको रिस्क फैक्टर बताना है। मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर रहता है मोस्ट प्रोमिनेंट वो रहता है हमारा वेट गेन। इसलिए आप अपना वेट कम करिए। यदि आपको हाइपरटेंशन है तो मेडिसिन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर लंबी जाएंगी ये। और उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, वो आपको करना चाहिए तरीके से, आपको जो डाइट है वो अच्छी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात खाली और वेट कम तो आप जिम में जाके फटाफट एक्सरसाइज करके भी कम कर सकते हो, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा जितना कि आपका डाइट में अच्छा खासा इम्पैक्ट भी देखने मिल जाएगा। और उसके अलावा स्मोकिंग भी करते हैं, स्मोकिंग भी हल्की स्मोकिंग हाइपरटेंशन को बढ़ा सकते, उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन स्मोकिंग भी फैक्टर है, अल्कोहल भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस तरीके से बात करके चले हमारा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं वो वेट गेन में आ गया वो चीज़ें। तो इस तरीके से ये सारी की सारी फैक्टर मिलकर आपको इस तरीके से प्रिवेंशन कराने का काम कर सकती है। ये ड्रग थेरेपी में बात करके चलें तो जो चीज़ें यूज़ की जाती है वो इस तरीके से है। और जो मैं बात करके चलूँ वो थोड़ा सा BP के वेरिएशंस की बात करना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ओके, मैंने कुछ टाइम पे पहले चर्चा करी थी, कोई स्टेशन ऑफ टाइम रेडियो फीमरल डिले की, और जो चीज़ में चर्चा करी नहीं थी, तो अब मैं बात कर रहा हूँ रेडियो फीमरल डिले और रेडियो रेडियल डिले की। तो ये तरीके सेपरेट टॉपिक है, थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। क्योंकि आप यदि प्रैक्टिकल करेंगे, अब इसमें भी हाइपरटेंशन का पेशेंट आया, क्योंकि मेन जो इसमें हकीकत में कह रहा हूँ क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा इसे थ्योरी के केस में, क्योंकि थ्योरी के केस में क्या पूछ लगा इसमें, आप देखो हाइपरटेंशन में प्रोटोकॉल आपको पता ही है पूरा क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ड्रग्स के बारे में आप जानते ही हैं, क्या क्वेश्चन पूछ लेगा वो।
मेन जो वो दिक्कत देता है वो आपको देता है इस तरीके से हिस्ट्री में, क्योंकि इस तरीके से हाइपरटेंशन किसी को भले केस नहीं हो हाइपरटेंशन का, लेकिन उसको हाइपरटेंशन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और हाइपरटेंशन में वाइवा जरूर आ सकता है, या फिर हाइपरटेंशन का पेशेंट जरूर आपको मिल सकता है प्रैक्टिकल के टाइम पे। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ऐसे जब प्रैक्टिकल एक्सपर्ट में भी हम लिखते हैं तो ये जरूर लिखते हैं इस तरीके से, क्या कि इस तरीके से पल्स के मतलब टाइप बता दें कि तरीके कैसी कैसी पल्स है, आपको देखनी होगी, पल्स फील करने सिखा दूंगा, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हमारी। थोड़ा बहुत मैं साउंड वगैरह का तो बता दिया था मैंने, तो ये तेरी पल्स का भी बता दूंगा। मेन जो आती है तेरी काफ़ी बार लिखते हैं हम रेडियो रेडियल डिले नहीं हो, रेडियो फीमोरल डिले नहीं मेंशन करता है, तो काफ़ी और क्वेश्चन पूछ सकता है हकीकत में आपसे कि रेडियो रेडियल डिले किस में मिलता है और रेडियो फीमोरल डिले किस में मिलता है। तो रेडियो रेडियल डिले के बारे में बातचीत करूँ तो वो मिलता है हमको कोएक्टेशन ऑफ आइटा, कोएक्टेशन ऑफ आइटा दोनों जगह जा सकता है। कोएक्टेशन रेडियो फीमोरल डिले का भी कारण बन सकता है और रेडियो रेडियल डिले का भी कारण बन सकता है। रेडियो रेडियल डिले का मतलब बन गया राइट हार्ट में प्रेशर अलग है, लेफ्ट हार्ट में प्रेशर अलग है, हार्ट में नहीं हाथ में। हाँ, तो उस तरीके से हमारा यदि कोएक्टेशन आयोटा यदि प्री डक्टल हो तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा राइट हार्ट में राइट तरीके से आर्म में उसमें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट आर्म में उतना प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा ब्लड प्रेशर, जिसके कारण रेडियो रेडियल डिले देखने को मिलेगा। अदर कोशिश की बात करें तो वो आता है हमारा टोकोसिस आर्टेराइटिस आयोटिक डिसेक्शन और होते हैं सुपरा वेल्वुलर आयोटिक स्टेनोसिस। ये फिर हम आते हैं रेडियो फीमोरल डिले पे। तो रेडियो फीमोरल डिले के लिए बात की जाती है, जैसे प्री डक्टल बात की थी, पोस्ट डक्टल आता है हमारा, उसमें रेडियो फीमोरल डिले, जिसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना, फीमोरल साइड पे आपको बीपी है वो कम देखने को मिलेगा, पोस्ट डक्टल साथ चलाते हैं, आयोटिक का आयोटा नीचे से स्टार्ट हो रहा था, पोस्ट डक्टल में आपको रेडियो फीमोरल डिले मिलेगा, जिसमें फीमोरल में पल्स है वो कम देखने को मिलेगा। डिफरेंशियल साइनोसिस कहते हैं, टोज में साइनोसिस मिलेगा, हैंड में आपको कुछ साइनोसिस नहीं मिल रहा, ये तो ये चीज़ देखने को मिलती है हमको कोएक्टेशन आयोटा में। ये मैं एक टर्मिनोलॉजी बता दूं, क्या रेडियो फीमोरल डिले का कोएक्टेशन आयोटा से तभी संबंध है जब फीमोरल का ब्लड प्रेशर कम हो। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल केस में भी ऐसा होता है आपको रेडियो फीमोरल डिले मिले, लेकिन उस कंडीशन में याद रखना फीमोरल का ब्लड प्रेशर जो होगा इस तरीके से फीमोरल वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रेडियल वाला। तो ये चीज़ आप टर्मिनोलॉजी याद रखें, ऐसे सीधे बात रेडियो फीमोरल डिले मत कोई कोएक्टेशन आयोटिक मत कर देना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब इसे ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में तो हम प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन काफ़ी सारी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हुई जैसे एंजाइना वगैरह बातचीत करी थी, कार्डियो फेलियर की बात करी थी, उसके लिए काफ़ी एक बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। उसमें क्या है कि हम उसको तब कंट्रोल करेंगे हाइपरटेंशन को जब ESVD जो स्कोर है टोटल वो हमारा ज़्यादा हो रहा हो। मान के चले इस तरीके से किसी की लाइफस्टाइल हाइपरटेंशन तो कंट्रोल का ही करें, उसकी तो लाइफस्टाइल बेकार हो रखी है, उसकी एज ज़्यादा है, मान के चले इस तरीके से उसका इस तरीके से LDL लेवल हुआ वो ज़्यादा है हमारा, और HDL लेवल है वो कम है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो रखी है उसको, उसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री है उसको क्रोनिक हार्ट डिजीज, क्रोनिक आर्टरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की। ये तो इस तरीके से उसमें क्या है कि हम सीधे पहुँचते हैं इस तरीके से, यदि उसका ब्लड प्रेशर 130/80 से, जो कि इस तरीके से ट्रीटमेंट वाला प्रोटोकॉल नहीं है, यदि इससे ज़्यादा तो खाली हम प्रिवेंशन रिकमेंड करते हैं, लेकिन यदि वो इससे ज़्यादा है और किसमें इस तरीके से हमारा क्या है, किसमें इस तरीके से वो हमारा रिस्क फैक्टर क्रिएट कर रहा है इस तरीके से कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, तो हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। बाकी कि यदि कोई हमारा ESVD पे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तब हम इस तरीके से नॉर्मल प्रोटोकॉल है 140 इस तरीके से 140/90 से ऊपर हो जाना ब्लड प्रेशर, तभी हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रीटमेंट बारे में बातचीत की चलो तो 2 प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है मोस्टली। ये तो आती है हमारी कि हाइपरटेंशन इन ओल्ड एज यदि 55 साल से ऊपर है, और एक तरीके से यदि 55 साल से कम है, ये 2 मोस्ट कॉमन है। बाकी की और जो प्रोटोकॉल होंगी वो मैं बताऊंगा हाइपरटेंशन इमरजेंसी में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं और मैं क्या यूज़ करते हैं। तो यदि इस तरीके से आदमी 55 साल से कम का है, क्योंकि इस तरीके 55 साल से कम का मिलेगा, तो 55 साल से कम का है तो हम जो मेन पहली ड्रग जो रहती है वो रहती है हमारी ACE इनहिबिटर। यदि 55 साल से ज़्यादा का है तो हमारी रहती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो पहले हम एक ही ड्रग यूज़ करते हैं, मान के चले उससे ट्रीटमेंट हो गया तो क्या होगा, यदि उसमें से ट्रीटमेंट हो गया तो कुछ नहीं, यदि इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इस तरीके से हम उसको डिसकंटिन्यू नहीं करते। जैसे बड़ी बात है हाइपरटेंशन में कोई भी ड्रग है वो एक्सचेंज नहीं की जाती, वो कंटिन्यू चलाई जाती है, क्योंकि इस तरीके से यदि हम किसी को ड्रग को डिसकंटिन्यू करते हैं तो काफ़ी साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से, या फिर हमको और भी चीज़ तरीके से हाइपरटेंशन ज़्यादा बढ़ती हुई भी देखने को मिल जाती है। ये
तो मेन चीज़ इसमें ये चीज़ पता होना चाहिए, यदि आप एक ड्रग एक ग्रुप के यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी ड्रग बिल्कुल ही अलग ग्रुप की होनी चाहिए, मैकेनिज्म एक्शन बिल्कुल अलग होना चाहिए। मान के चलो आपने पहली ड्रग ए से इनहिबिटर स्टार्ट करी, इससे कुछ स्टार्ट फर्क नहीं पड़ा तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में स्टार्ट कर देना। यदि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर स्टार्ट करना है, ए से इनहिबिटर फ़ायदा नहीं दे रहा, तो ए से इनहिबिटर को डिसकंटिन्यू करिए और उसकी जगह एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को यूज करिए। तो इस तरह ये सिस्टम हमारा रहेगा, किसमें एक तरीके से हम एक ही ड्रग के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल केस में मैंने देखा नहीं पर्टिकुलर कोई पेशेंट की एक ड्रग से उसका इलाज हो जाता हो। हम ज़्यादातर इधर दो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि यदि हमारा एक तरीके से जो ओल्डर एज था जिसमें क्या यूज़ करते थे, पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर रहे थे 55 साल से कम है, तो इस तरीके से प्राइमरी ड्रग में एसी इनहिबिटर रहेगी, उसमें क्या रहेगी हमारे इस तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एसी इनहिबिटर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दोनों यूज़ कर सकते हैं। यदि एक तरीके से बसाया तो एंकल एडिमा या एक तरीके से जो कफ है वो नहीं हो रखा, हालांकि आजकल एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यूज़ कर लेते हैं, उसका कोई रिस्क लेके भी इतना। तो ये और तो फिर क्या है हमारा क्या कि यदि उससे ट्रीटमेंट नहीं हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे 2 हफ्तों के अंदर अंदर तो फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से दूसरी एक और ड्रग यूज़ करते हैं। यदि मान लीजिए इस जगह हमने एसी इनहिबिटर स्टार्ट करा था 55 साल से कम में, तो उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड करते हैं। उसमें क्या याद रखना, कैल्शियम चैनल में डाईहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या फिर एक तरीके तो कौन सी ड्रग आती है हमारी एम्लोडिपिन, वो ऐड करते हैं। जो कि दूसरी तरफ बात के चले हम कौन सी ड्रग ऐड करेंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एस इनहिबिटर, यानी कि इस तरीके से दो ड्रग की रिजीम वाली जब भी बात आती है तो उसमें एक एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर रहती है और दूसरी तरफ हम मोस्टली एम्लोडिपिन यूज करते हैं, जिसका ब्रांड नेम मैं बताया था टेलवास AM होती है। टेलवास AM जो है बहुत ही कॉमन ड्रग है, इस तरीके से यूज़ किए जाने वाले, जैसे मेरी मम्मी के भी है तो वो भी टेलवास AM ही चलती है उनके भी। इसमें भी एक तरीके से क्या होता है मैं बताऊँ तो लोसार्टन होता है और उसके संग एम्लोडिपिन होती है। आगे घर में किसी को तो आप सॉल्ट चेक कर सकते हैं उसके अंदर के, उसमें वही होता है। ये तो 2 ड्रग रिजीम में हमेशा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहता है एक, और एक होता है हमारा इनमें से एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर में। मान के चलिए इसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं मिला इन दोनों से, यदि ट्रीटमेंट के हमने 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक या फिर एक कई बार 1 महीने लग जाता है, जैसे नॉर्मल 2 हफ्ते में इतना नहीं जल्दी नहीं आते हैं, तो 1 महीने तक यदि ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं मिला तो वो क्या ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज़ करता है इसके बाद हम क्या डायूरेटिक स्टार्ट करते हैं। डायूरेटिक में ये याद रखना थायाजाइड डायूरेटिक स्टार्ट करेंगे उसकी। ये यदि मान के चले इस पर भी काम नहीं कर रहा तो वही देखते रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन कहलाती है। रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन के लिए मीनिंग पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन कब कहेंगे, तो रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन तब कहेंगे जैसे कि इसमें से 3 अलग अलग ग्रुप के ड्रग, ये चीज़ ध्यान रखना, खाली 3 ड्रग मत बोल देना, 3 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के ड्रग हैं, वो मिलके भी एक तरीके से हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन कहते हैं। जिसमें हम क्या ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस हाइपरस्पायरन और लैक्टोन भी ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जो मोस्ट कॉमनली रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन का कोज माना जाता है वो माना जाता है हमारा एक तरीके से एल्डोस्टेरोन का हाइपर सिक्रीशन। ये है जो एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को कम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम वो यूज़ करते हैं, वो इस तरीके से स्पायरल यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन के लिए। पोटेशियम प्रोफाइल जरूरी है ना, हाइपरकैलेमिया कर सकता है, तो इसलिए उसको चेक करने की जरूरत है। जैसे हाइपरकैलेमिया हो रखा है तो स्पायरल इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करेंगे, हाइपरकैलेमिया हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है, एरिथमिया क्रिएट कर सकता है, हाइपरटेंशन तो कई कर लेगा कुछ। ये इस प्रकार है सिस्टम। तो हम बात करते हैं इस तरीके हाइपरटेंशन के अलग अलग कॉज की। यदि हाइपरटेंशन के साथ हार्ट फेलियर हो तो कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, तो इसमें बात करके चलूँ तो मोर्टेलिटी रिडक्शन के सबसे बढ़िया ड्रग जो मानते हैं इस तरीके कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए वो मानते हैं बीटा ब्लॉकर। तो यदि बीटा ब्लॉकर एस इनहिबिटर ये सब यूज़ कर सकते हैं। यदि एक्यूट वाली कंडीशन है तब हम बीटा ब्लॉकर यूज नहीं करेंगे। ये बाकी इसमें थोड़ा सा नेफ्रोलाइसिन इनहिबिटर और लेफ्रोसाइसिन इनहिबिटर का यूज किया था, जैसे स्क्रेबिट्रिल के संग यूज किया जाता ज़्यादातर हमारे एक तरीके से किसका, वेल्सार्टन का। तो इस तरीके से वो भी एक तरीके से ड्रग रह सकती है। हमारे डायबिटीज मेलाइटस की किस में बात करते हैं, तो डायबिटीज मेलाइटस की किस में भी हम बीटा ब्लॉकर है वो यूज नहीं करेंगे। एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस देंगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से भी ऊपर प्रायोरिटी पर रखना होगा आपको। हाइपरटेंशन अस्थमा की बात करनी चाहें तो उसकी केस में भी आप बीटा ब्लॉकर यूज नहीं कर सकते हैं। उसी केस में आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करने पड़ेंगे।
हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी की बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मेन ड्रग चल रही थी हमारे, ये तो हमारे जो इधर वेरापामिल वगैरह चल रही थी, वेरापामिल वगैरह चल रही थी, इधर इधर जो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चल रही थी, और उसके अलावा क्या कर रही थी हमारे एस इनहिबिटर चल रही है मेन, तो वो दोनों ड्रग यूज नहीं करते थे, क्योंकि इधर इधर कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन देती हैं बेबी को, इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। तो मेन जो उसमें ड्रग यूज करते हैं वो यूज करते हैं नेफेडिपिन और मिथाइलडोपा यूज कर लेते हैं, मतलब बीटा ब्लॉकर यूज कर लेते हैं। बीटा ब्लॉकर कोई दिक्कत नहीं देता बच्चे को, तो बीटा ब्लॉकर यूज कर लेते हैं, नेफेडिपिन, मिथाइलडोपा और लेविटोलॉल, ये ड्रग हैं वो यूज की जा सकती हैं किस कंडीशन में, इस तरीके से यदि हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हो। ये यदि आते ये ड्रग पूछे मोस्टली तो आपको आता है निकार्डिपिन। ये तो इस तरीके से हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के केस में तब भी बात करी थी, हमने क्या क्या बात करी थी, एक एक के फंक्शन के आधार पर चीज़ें याद रखना। आज नाइमोडिपिन किस में यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम सेरिबल वेसोपाल में। निकार्डिपिन किस में यूज करते हैं, इस तरीके से निकार्डिपिन यूज करते हैं तरीके हाइपरटेंशन इमरजेंसी में। और इस तरीके से नाइमोडिपिन किस में यूज करते हैं, इस तरीके से इसे नाइमोडिपिन, निकार्डिपिन, और इस तरीके से क्या क्या आ गया, इस तरीके से नेफेडिपिन, वो किस में यूज करते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। यदि नेफेडिपिन की बात करते हैं तो निकार्डिपिन एक तरीके से प्रेगनेंसी में यूज करेंगे। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की ड्रग के लिए मैं बता दूँ, मैं ये तो निकार्डिपिन है वो यूज करते हैं, उसके अलावा क्लेविडिपिन भी यूज किए थे, क्लेविडिपिन भी। ये ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो गया काफ़ी हद तक। बाकी के जो सब्सिक्वेंट सेक्शन आएगा पैथोलॉजी सेकेंडरी केस में, उसमें हम तब उसके केस में बातचीत करेंगे। तो हाइपरटेंशन वाला लेक्चर हमारा खत्म हुआ।